नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं अखंड भारत की। दरअसल अखंड भारत की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि नए संसद भवन की इमारत में अखंड भारत का नक्शा देख करके पड़ोसी देश नाराज हो गए हैं। पहले नेपाल और फिर पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के नेताओं ने भारत की संसद में अखंड भारत का जो नक्शा लगा है वह उनको रास नहीं आ रहा है। बांग्लादेश के सियासी दलों ने संसद में अखंड भारत का भित्ति चित्र लगाने पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। इसे लेकर बांग्लादेश के राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन भी किया है। वहां के राजनीतिक दलों ने भारत से मांग की है कि नई संसद भवन से अखंड भारत के भित्ति चित्र को हटाया जाए। पड़ोसियों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह अखंड भारत का नक्शा नहीं है, बल्कि सम्राट अशोक के साम्राज्य को दर्शाता हुआ नक्शा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने विवाद बढ़ता देख साफ कर दिया है कि वह सभी पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। हालांकि भारत के इस बयान के बाद भी बांग्लादेश में बवाल जारी है, लेकिन अभी तक बांग्लादेश में सत्तारूढ़ आवामी लीग ने इस मुद्दे पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आवामी लीग के नेताओं का कहना है कि उन्हें अखंड भारत के नक्शे के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। हालांकि आवामी लीग के गठबंधन में शामिल जासाद पार्टी के नेता हसनुल हक इनू ने इस तरह के नक्शे का विरोध किया है। वहीं बांग्लादेश के विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि किसी दूसरे देश के अविभाजित नक्शे में बांग्लादेश को दिखाना देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए खतरा है। आपको बता दें कि इससे पहले नेपाल के दो पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और बाबूराम भट्टाराई भी इस नक्शे का विरोध कर चुके हैं। नए संसद भवन परिसर में अखंड भारत का नक्शा लगा है, जिसमें नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, तिब्बत और श्रीलंका को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। बस इसी बात पर नेपाल, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश विरोध कर रहे हैं। भारत के नए संसद भवन में एक भित्ति चित्र लगा है जिसमें अखंड भारत का नक्शा लगा है और उसे अखंड भारत का नक्शा कहा जा रहा है। इसमें गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी से लेकर पुरुषपुर, सोवीर और उत्तराप्रस्थ जैसे प्राचीन शहर दिखाए गए हैं। वर्तमान में ये नेपाल और पाकिस्तान का हिस्सा है। इस नक्शे पर बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान ने नाराजगी जाहिर की है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत का यह कदम विस्तारवादी सोच को दर्शाता है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इस नक्शे पर भारत से स्पष्टीकरण भी मांगा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने इसके विरोध में अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया है। भारतीय संसद की नई बिल्डिंग में अखंड भारत का नक्शा लगाए जाने पर भड़के नेपाल के विपक्षी दलों ने अब नापाक चाल चली है। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने अखंड भारत के जवाब में अपने ऑफिस में नया ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया है। आपको बता दें कि एक समय में नेपाल का साम्राज्य पूर्व में तीस्ता से लेकर पश्चिम में सतलुज नदी तक फैला हुआ था। हालांकि ब्रिटेन के साथ युद्ध के बाद नेपाल को यह बड़ा इलाका गंवाना पड़ा था और इस युद्ध के बाद से ही मेची से लेकर तीस्ता और महाकाली से लेकर सतलुज तक का इलाका हमेशा के लिए भारत का हिस्सा हो गया था। ग्रेटर नेपाल के नक्शे में उत्तर प्रदेश का गोरखपुर और उससे लगा इलाका तथा बिहार के कई इलाके नेपाल का हिस्सा दिखाए गए। नेपाली मेयर के कार्यालय में लगे ग्रेटर नेपाल के नक्शे में पूर्व में तीस्ता और पश्चिम से कांगड़ा तक का भारतीय इलाका दिखाया गया है। यही नहीं, नेपाल में अब यह मांग उठ रही है कि इन इलाकों को नेपाल को वापस किया जाए। भारत समर्थक कही जाने वाली नेपाली कांग्रेस पार्टी के नेता गगन थापा ने कहा है कि नेपाल सरकार को आधिकारिक रूप से ग्रेटर नेपाल का नक्शा प्रकाशित करना चाहिए। थापा ने कहा है कि यदि एक देश सांस्कृतिक नक्शा प्रकाशित करता है और आगे बढ़ता है तो नेपाल को भी ग्रेटर नेपाल का नक्शा प्रकाशित करने का अधिकार है। थापा ने यह भी कहा कि यदि नेपाल नया नक्शा प्रकाशित करता है तो भारत को इस पर आपत्ति नहीं जतानी चाहिए। इसके बजाय भारत को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इस पूरे अखंड भारत के नक्शे के विवाद में हाल ही में नई दिल्ली की यात्रा पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने भारत का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि हमने इस मुद्दे को भारत के साथ उठाया है, लेकिन इसकी डिटेल हम मीडिया के साथ साझा नहीं कर सकते। इसके जवाब में भारत ने कहा था कि यह एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नक्शा है।
न कि राजनीतिक नक्शा है। इसे राजनीतिक तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। इस नक्शे के अध्ययन की जरूरत है। इससे पहले अखंड भारत नक्शे के मामले में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने भारत को चेतावनी भी दी थी। भारत और नेपाल के बीच इस समय कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाथोरा को लेकर के सीमा विवाद है। ये सभी इलाके अभी भारतीय नियंत्रण में हैं और नेपाल इन पर अपना दावा जताता है। 2020 में चीन के इशारे पर नाचने वाली केपी ओली ने और उनकी सरकार ने इन इलाकों को नेपाल का हिस्सा बताते हुए नया नक्शा जारी किया था। नेपाल, पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में और वहां के नेताओं ने भारत की संसद में अखंड भारत का भित्ति चित्र लगाने पर कड़ी प्रतिक्रिया भी जताई है। बांग्लादेश के राजनीतिक दलों ने इस पर अपना गुस्सा प्रकट किया है और इस भित्ति चित्र में बांग्लादेश को भी दिखाया गया है। इन दलों ने इस भित्ति चित्र की आलोचना करते हुए प्रदर्शन किया है। इन बांग्लादेशी दलों ने भारत से मांग की है कि भित्ति चित्र को हटाया जाए। इस बीच पड़ोसियों ने आलोचना की है और पड़ोसियों की आलोचना पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि यह अखंड भारत का नक्शा नहीं है, बल्कि सम्राट अशोक के साम्राज्य को दिखाता है। भारत ने यही भी कहा है कि वह सभी पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है। भारत के इस बयान के बाद भी बांग्लादेश और नेपाल में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भी इस मुद्दे पर कोई बयान जारी नहीं किया है। इस बीच आवामी लीग के गठबंधन में शामिल जासाद पार्टी के नेता हसनुल हक इनू ने कहा है कि 1947 के बाद के राजनीतिक नक्शे में अखंड भारत जैसी कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा है कि भारत की संसद में अविभाजित भारत को दिखाया जाना अवांछित है। उन्होंने आशा जताई है कि भारतीय अधिकारी इसमें संशोधन करेंगे और सही नक्शा प्रदर्शित करेंगे। वहीं विपक्षी दल खालिदा जिया की बीएनपी ने इसका विरोध किया है और इस तरह के नक्शे को बनाए जाने का भी विरोध किया। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि किसी दूसरे देश के अविभाजित नक्शे में बांग्लादेश को दिखाना देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए खतरा है। उन्होंने दावा किया है कि यह बांग्लादेश का अपमान है। इससे पहले नेपाल के नेताओं और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस भित्ति चित्र पर कड़ी आपत्ति जताई थी। बांग्लादेश के कई और दलों ने इस भित्ति चित्र का भी विरोध किया है। ऐसा नहीं है कि अखंड भारत की बात पहली बार की जा रही हो। इससे पहले भी कई बार अखंड भारत की बात उठी है। आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कई इकाइयों द्वारा प्रतिवर्ष 14 अगस्त की शाम को अखंड भारत दिवस मनाया जाता है। अखंड भारत की बात जब जब उठी है तब तब पड़ोसियों को परेशानी हुई है। हम आपको बताते हैं कि अखंड भारत की बात क्यों की जा रही है और क्या है अखंड भारत का असली कॉन्सेप्ट। इतिहासकार दिनेश चंद्र सरकार ने अपनी पुस्तक स्टडी इन द जियोग्राफी ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया में दावा किया है कि भारतवर्ष की सबसे पुरानी सभ्यता की निशानी सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। ये पुरातात्विक साक्ष्य लगभग 8000 साल पुराने हैं, जबकि वैदिक काल 3500 साल पुराना बताया जाता है। उन्होंने भारतवर्ष की स्थापना को वैदिक काल से भी पुराना बताया है। हालांकि बाद में अखंड भारत कई गणराज्यों में बिखर गया था। 321 ईसा पूर्व बिखरे हुए गणराज्यों को मिलाकर अखंड भारत को संगठित किया गया था। चाणक्य के मार्गदर्शन में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने संगठित करने का कार्य किया था। 1924 में अंडमान निकोबार जेल से वीर सावरकर बाहर आए और इसके बाद उन्होंने अपनी किताब माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में अखंड भारत का जिक्र किया। आरएसएस के अखंड भारत के विचार के जनक वीर सावरकर ही माने जाते हैं। आरएसएस के अखंड भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित सुरुचि प्रकाशन ने पुण्य भूमि भारत के नाम से एक नक्शा प्रकाशित किया है, जिसमें अफगानिस्तान को उपगण स्थान, काबुल को कुभानगर, पेशावर को पुरुषपुर और मुल्तान को मूल स्थान, तिब्बत को त्रिविष्टप, श्रीलंका को सिंघल द्वीप, म्यांमार को ब्रह्मदेश और थाईलैंड को श्याम देश कहा है। अब हम आपको बताते हैं कि इस अखंड भारत की शुरुआत आज से नहीं, वैदिक काल से भी प्राचीन है। वायु पुराण के अनुसार महाराज प्रियव्रत का अपना कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र अग्निंद्र को गोद ले लिया था, जिसका लड़का नाभि था। नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम ऋषभ रखा गया था।
इसी ऋषभ के पुत्र भरत थे और इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि श्री राम जी के कुल में पूर्व में जो भरत हुए थे उनके नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा है। यहाँ बता दें कि पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष नाम नहीं पड़ा है। इस भूमि का चयन करने का भी एक कारण था, और वो कारण यह था कि प्राचीन काल में जम्बूद्वीप ही एकमात्र ऐसा द्वीप था जहां रहने के लिए उचित वातावरण था, और उसमें भी भारतवर्ष की जलवायु सबसे उत्तम थी। यहीं व्यवस्था नदी के पास स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा भी निवास करते थे। राजा प्रियव्रत ने अपनी पुत्री के 10 पुत्रों में से 7 को संपूर्ण पृथ्वी के 7 महाद्वीपों का राजा बना दिया था और अग्निंद्र को जम्बूद्वीप का राजा बना दिया था। इस प्रकार राजा भरत ने जो क्षेत्र अपने पुत्र सुमति को दिया वह भारतवर्ष कहलाया। भारतवर्ष अर्थात भरत राजा का क्षेत्र। वायुपुराण के 31वें अध्याय के 37वें और 38वें श्लोक में उल्लेख मिलता है कि सप्तद्वीप परिक्रांतम जम्बूद्वीपम निबोधता अग्निंध्रम ज्येष्ठ दायादम कन्या पुत्रम महाबलम प्रियव्रतो अभ्यसिंचतम जम्बूद्वीपेश्वरम नृपम तस्य पुत्रा बहुर्वहि प्रजापति समोजसः ज्येष्ठो नाभिरीति ख्याततस्य किम पुरुषो अनुजः नाभिर्हि सर्गः वक्ष्यामि हिम्बाव तन्निबोधता। आज भी जब कभी पूजन पाठ अनुष्ठान विवाह या अन्य मांगलिक कार्यों में मंत्र पढ़े जाते हैं तो उसमें संकल्प की शुरुआत में जिक्र आता है कि जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्ते देशांतर्गते अमुक अमुक। इनमें जम्बूद्वीप शब्द आज के यूरेशिया के लिए प्रयुक्त किया गया है। इस जम्बूद्वीप में भारतखंड अर्थात भारत का क्षेत्र अर्थात भारतवर्ष स्थित है, जो कि आर्यवर्त कहलाता है। उल्लेख मिलता है कि हिमालयम दक्षिणम वर्षम भरतायान्य वेद यत तस्मात् दत्त भारतम वर्षः तस्य नामना विदुर्बुधा। उल्लेख है कि हिमालय पर्वत से दक्षिण का वर्ष अर्थात क्षेत्र भारतवर्ष है। जम्बूद्वीप अर्थात संपूर्ण एशिया। भारतवर्ष का तात्पर्य पारस मतलब ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस तक भारतवर्ष माना जाता है। और बात करें आर्यवर्त की तो बहुत से लोग भारतवर्ष को ही आर्यवर्त मानते हैं, जबकि यह भारत का एक हिस्सा मात्र था। वेदों में उत्तरी भारत को आर्यवर्त कहा गया है। आर्यवर्त का अर्थ आर्यों का निवास स्थान। आर्य भूमि का विस्तार कांबुल की कुंभा नदी से भारत की गंगा नदी तक माना जाता है। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थान को सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 10वें अध्याय के 75वें श्लोक में आर्य निवास में प्रवाहित होने वाली नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें कुभा नदी जो वर्तमान की काबुल नदी है, कृगु नदी जिसे वर्तमान में कुर्रम नदी के नाम से जाना जाता है, गोमती नदी जो अब गोमल की नदी के नाम से जानी जाती है, सिंधु नदी, परुष्णी जिसे हम रावी कहते हैं, शतुद्री जिसे शतलज कहा जाता है, वितस्ता वर्तमान की झेलम नदी, सरस्वती, यमुना और गंगा। इन नदियों के आसपास और इसके विस्तार क्षेत्र तक आर्य रहते थे, जिसे आर्यावर्त कहा जाता था। आजादी के बाद भारत ने कभी विस्तारवादी नीति का समर्थन नहीं किया, लेकिन नए संसद भवन में लगे नक्शे को लेकर जिस तरह विवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि पड़ोसी देशों में भारत से असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। हालांकि नेपाल और बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टियों की ओर से ऐसी कोई बात अब तक सामने नहीं आई है। हाँ, वहां के विपक्षी दलों ने जरूर इस बात को अपने देश की सरकारों पर दबाव बनाने की राजनीति की। भारत की विदेश मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि यह अखंड भारत का नक्शा नहीं है, बल्कि सम्राट अशोक के साम्राज्य को दिखाता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने विवाद बढ़ता देखा और साफ कर दिया है कि यह सभी पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। अब देखना होगा कि हमारे पड़ोसी देशों में विपक्ष की भूमिका निभा रही पार्टियों को वास्तव में नए संसद भवन में लगे नक्शे से आपत्ति है, या वे सिर्फ अपने देश की सत्तारूढ़ पार्टियों के विरोध में ही स्वर बुलंद कर रही हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही किसी रोचक मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहें देश न्यूज के साथ।
नमस्कार।